हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब बहुत ही खुश हैं, मस्त हैं और मन लगाकर पढ़ रहे हैं, ऐसा पूनम मैम सोचती है। अब आपका पेपर तो बिल्कुल नज़दीक है, उसी के लिए हमने एक ऐसा सेशन जो है वो मतलब यूँ कह दूँ कि बनाया है आप लोगों के लिए कि आप बच्चे जो है वो ज़्यादा समय कंज्यूम ना करके जैसे ही आप एग्ज़ाम देने जाएं तो उस समय आप जाने से पहले 1-2 घंटे पहले उस समय आप जो है सारे चैप्टर का एक क्विक रिवीजन लें। तो क्विक रिवीजन में तो केवल 5 या 10 मिनट ही चाहिए, उतना ही चाहिए और पूरा चैप्टर भी रिवाइज होना चाहिए। तो क्या करें? तो उसके लिए अड्डा 247 11th 12th हिंदी मीडियम ने आप लोगों के लिए एक ऐसा मतलब कि सेट किया है पूरा का पूरा चैप्टर कि गन शॉट के रूप में दिया जाए ताकि बच्चा जो है वो तुरंत उसको रिवाइज कर सके, राइट। और इसमें हम लोग जैसे कि बहुत सारे बच्चों के लास्ट जो क्लास थी जो गन शॉट था उसमें बहुत सारे कमेंट्स मैंने पढ़े। तो बच्चे कहते हैं मैम कि चैप्टर्स के इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज बताइए क्योंकि ये फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर्स हैं। तो फिजिकल केमिस्ट्री चैप्टर में से न्यूमेरिकल ही आना है, थ्योरी भी आना है, ऐसा नहीं है, बट न्यूमेरिकल ही पूछेगा। 3-3 मार्क्स के आएंगे वो वो कहाँ से आएंगे, उनके फॉर्मूलाज क्या हैं, वो आज हम इस टॉपिक में जो गन शॉट है हमारा वो पढ़ेंगे। क्योंकि 3 घंटा जो हमने पहले पढ़ा है इस चैप्टर को उसमें हमने डिटेल में सब कुछ पढ़ लिया है, क्वेश्चंस भी हमने कर लिए, बट अब फॉर्मूला एक तरफ, थ्योरी एक तरफ, एक साथ आपको मिलेगी। तो तैयार है? चलिए फटाफट तैयार हो जाएंगे बिना किसी देरी के, एकदम कुर्सी की पेटी को बांधते हुए हमें ये चीज़ को पढ़ना है। चलिए बच्चों, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये चैप्टर प्रोग्रेस, यानी कि इस चैप्टर जो आपके सामने टॉपिक्स दिए गए हैं वो टॉपिक्स क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आपके पास में विद्युत रासायनिक सेल है, गैल्वेनिक, नेंसर समीकरण, विद्युत अपघटनी, विलियन सेल और बैटरी है। कहाँ से क्वेश्चन आना है विद्युत रासायनिक सेल, गैल्वेनिक सेल, नेंसर समीकरण। तो अपने पास गैल्वेनिक सेल, अब क्वेश्चन जो है वो यहाँ से क्वेश्चन आना है ना, यहाँ से क्वेश्चन आना है, थ्योरी बेस और न्यूमेरिकल भी आना है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा वो हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। गैल्वेनिक सेल बनाने की आता है, यहाँ से न्यूमेरिकल आता है, डायरेक्ट न्यूमेरिकल आएगा 3 मार्क्स का, 3 मार्क्स का डेफिनेटली जो है वो न्यूमेरिकल आने हैं। इसमें थ्योरी क्वेश्चन थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आने वाला है, ध्यान कर लेना बेटा। अब भी नहीं पढ़े हो, मैंने देखा लास्ट 1 वीडियो भी आपने पढ़ा नहीं। आप लोग उस चीज़ को तब पढ़ेंगे जब आपके एग्जाम होंगे, है ना। मुझे लग रहा है आपको देखकर आप लोगों का माइंडसेट कुछ ऐसा ही कह रहा है। बट कहते हैं कि हमेशा खरगोश की चाल कभी नहीं लेनी चाहिए, हमेशा कछुए की चाल लेनी चाहिए, धीरे धीरे पर लगातार। कछुआ क्या किया है, खरगोश क्या करता है, लगातार नहीं पर तेज दौड़ता है तो थक जाता है, और जिस समय मेहनत करनी है उस समय रुक जाता है। तो आप भी वही कर रहे हैं, तो मान लें और जान लें। इन दोनों में अंतर में भी पूछ सकता है 2 मार्क्स का, है ना। और बैटरियां जो है जो डायरेक्ट क्वेश्चन थ्योरी बेस्ड ही आता है। चले, तो ये जो है क्वेश्चंस आपको यहाँ पर इस तरह से पूछे जाएंगे वो भी मैं बताने वाली हूँ। आइए जी, तो सबसे पहले आपके पास में और कुछ ना करें तो कम से कम इस चीज़ को ज़रूर याद कर लें कि आपके पास जो सक्रियता श्रेणी है, ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि यहाँ पर तत्व जो हैं वो इस क्रम में है कि किसकी सक्रियता कितनी है, किसका विभव का मान कितना होता है, ज़्यादा और कम। तो हमेशा ध्यान रखो बेटा, ऊपर की धातुएं जो होती है वो क्रियाशील होती हैं और क्रियाशील ज़्यादा होने की वजह से इनके विभव का मान माइनस में होता है, इनके विभव का मान प्लस में होता है, ये कम क्रियाशील होती है। ध्यान कर लेना बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनको ये हाथ से निकल ना जाए टॉपिक, ठीक है। बात समझ में आई? चलो, तो ये चीज़ ध्यान में कर लेना, अच्छे से इसको पढ़ लेना कि हाइड्रोजन से ऊपर वाले ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, हाइड्रोजन से नीचे वाले कम रिएक्टिव होते हैं। डन। चलो भाई आ जाओ, अब आता है गैल्वेनिक सेल। अब गैल्वेनिक सेल सब जानते हैं, हर बच्चा जानता है कि 2 पात्र होते हैं, उसे लवण सेतु से जोड़ा जाता है, इलेक्ट्रोड लगे हुए होते हैं, एक पर माइनस और इधर प्लस होता है, ये एनोड होता है, ये कैथोड होता है, यहाँ ऑक्सीडेशन होता है, यहाँ रिडक्शन होता है, सब जानते हैं, हर बच्चा जानता है। और ये डेनियल सेल है या जेडन-सीयू सेल के नाम से भी जाना जाता है। अब क्या, अब इस टॉपिक में से कहाँ से क्वेश्चन आता है? क्वेश्चन नंबर 1, सेल अभिक्रिया लिखो, किसी भी सेल की सेल अभिक्रिया लिखो।
है ना। जैसे आपके पास है Zn पर ऑक्सीकरण हो रहा है तो Zn+2 हुआ तो 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, और Cu+2 है, 2 इलेक्ट्रॉन लिया तो यहाँ पर Cu बन गया। आप सेल अभिक्रिया बताओ तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा Zn + Cu+2 = Zn+2 + Cu। क्लियर है? बात समझ में आई कि नहीं हर बच्चे को? क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? सेकंड क्वेश्चन क्या आएगा? फिर क्वेश्चन आएगा सेल आरेख। सेल आरेख क्या है? सेल आरेख, तो सेल आरेख के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि कौन एनोड है और कौन कैथोड है, राइट। एनोड पहले लिखा जाएगा यानी कि Zn+2 डबल लाइन Cu+2 Cu। ये है आपका सेल आरेख। किसी भी सेल के लिए एनोड, फिर लवण सेतु और फिर कैथोड। दिस इज एनोड, दिस इज कैथोड। क्लियर है? बात समझ में आ गई होगी, हर बच्चे को आनी चाहिए, ऐसा नहीं कि बस मैंने कह दिया तुमने मान लिया, ना बेटा। क्लियर है? थर्ड क्वेश्चन, सेल विभव क्या होता है, यानी सेल का ईएमएफ क्या होगा? हमेशा ध्यान रखो, ई सेल बराबर ई कैथोड माइनस ई एनोड। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज अगेन एंड अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। इस चीज़ को अच्छे से नोट कर लेना, अच्छे से पढ़ लेना, ताकि आप सब चीज़ों को देख सकें, समझ सकें। ओके, डन? क्लियर है? कोई डाउट नहीं, होना भी नहीं चाहिए। आओ बेटे, अब आता है इलेक्ट्रोड विभव। यहाँ से थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आता है। है ना, 2 मार्क्स। इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है? हर बच्चे को पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोड विभव का मतलब होता है, सिंपली अगर परिभाषा में उत्तर लिखूं तो कितना उत्तर लिखना है 2 मार्क्स के लिए? किसी भी सेल में एक इलेक्ट्रोड तथा विद्युत अपघटनी विलयन के मध्य विभव में अंतर उत्पन्न होता है, उसे अंतर उत्पन्न होता है तो उस विभव को इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। क्लियर? बात समझ में आ गई? 2 मार्क्स में 3 लाइन से ज्यादा चौथी लाइन नहीं, और लाइन को अगर आपने इसके साथ एक डायग्राम बना दिया, एक फिगर बना दिया, तो इससे बढ़िया तो कोई आंसर ही नहीं हो सकता है। इन दोनों के बीच जो विभव उत्पन्न होता है उसी विभव को इलेक्ट्रो विभव कहते हैं। मतलब कि 4 चांद लग जाएंगे आंसर में बेटे, आप सोच भी नहीं सकते। क्लियर है? इलेक्ट्रोड विभव हो गया। अब आता है नेंसेट समीकरण। अब देखो बच्चों, एक बात और, इलेक्ट्रोड विभव में मानक इलेक्ट्रोड विभव आ जाएगा। मानक शब्द जो लगाया जाता है तो मानक परिस्थितियां, 1 atm दाब, 298 केल्विन ताप और 1 अम सॉल्यूशन में यदि विभव में अंतर आता तो मानक इलेक्ट्रोड विभव, और इसे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव में SHE के रूप में भी लिखा जाता है। तो कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। कभी कभी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन मानक हाइड्रोजन विभव जो इलेक्ट्रोड विभव होता है उसका डायग्राम 2 मार्क्स में आ जाता है, तो देख लेना, है ना। अब आती है नेंसेट समीकरण। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहां से डायरेक्ट न्यूमेरिकल उठेगा बेटा, डायरेक्ट न्यूमेरिकल उठने वाला है बेटा, डायरेक्ट।
डायरेक्ट उठेगा और वो उठेगा 3 मार्क्स का। छपा हुआ है तुम्हारे पेपर में, 101% तुम्हारे बोर्ड के पेपर में छपा हुआ है, चाहे तुम कुछ कर लो उसको, आएगा वो, तुम नहीं रोक सकते हो, आना ही आना है। क्लियर है? तो यहाँ पर सबसे पहले आप बात करें नेंसर समीकरण, कुछ नहीं होती बेटा, ई सेल बराबर ई नॉट सेल। अब मैं बताती हूँ आपको इसमें क्या क्या आपको चाहिए। 0.0591 अपॉन एन लोग प्रोडक्ट की सांद्रता, डेनियल सेल के लिख दे रही हूँ ताकि आप समझ जाएं, और कॉपर +2। थोड़ी बात को समझने की कोशिश करो। नेंसर समीकरण से आपको विभव ज्ञात करना है, तो आपके पास ई नॉट सेल कभी नहीं होगा। इस ई नॉट सेल की वैल्यू आपको ज्ञात करनी होगी। आपको इन सब के मान दिए जाएंगे और सेल विभव भी चाहिए आपको सेल विभव चाहिए। अब आपको कंफ्यूजन कहाँ होता है ये जान लें, यहीं पे कंफ्यूजन होता है बेटा, यहीं पर कंफ्यूजन होता है कि मैम कैसे सेल विभव, इस सेल विभव को ज्ञात करने के लिए पहले आपको EMF ज्ञात करना होगा, सेल का विद्युत वाहक बल जो होता है ई नोड सेल बराबर ई नोड कैथोड माइनस ई नोड एनोड। इस फॉर्मूले से आप पहले ई नोड सेल निकालेंगे और इससे जो मान आया है वो यहाँ रखकर फिर इनका मान, जैसे कि आयनों की संख्या है ये स्थानांतरित आयन, ठीक है, यहाँ पर वैल्यू रखकर आप आसानी से, बस यहाँ पर न्यूमेरिकल फंसेगा कैसे, यही है। तो नेंसर समीकरण से सेल विभव आती है तो पहले आपको ई नोट सेल का वैल्यू ज्ञात करना होगा इस फॉर्मूले से, देन आप यहाँ पर आएंगे। ये ऐसा कोई नहीं बताता है कि नेंसर समीकरण से अपन क्वेश्चंस को कैसे, उसकी अप्रोच क्या है, राइट डायरेक्शन क्या है, हाउ टू सॉल्व नेंसर समीकरण। क्लियर? बात समझ में आई? जल्दी बताइए, सही है? ओके डन। आइए अब आता है नेंसर समीकरण में, ये तो पता चली गया है आपको। अब नेंसर समीकरण में कई सारे फीचर्स है, एक नेंसर समीकरण नहीं है। नेंसर समीकरण से आप देखते हैं कि इसका साम्यावस्था स्थिरांक के साथ केसी के साथ संबंध और गिब्स मुक्त ऊर्जा, गिब्स मुक्त ऊर्जा के साथ संबंध, ऊर्जा के साथ संबंध, ठीक है। आओ यहां से डायरेक्ट न्यूमेरिकल आता है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान करो, साम्यावस्था के साथ स्थिरांक का ई नॉट सेल सिंपली आपको लिखना है 0.0591 अपॉन एन लोग केसी, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं ई नॉट सेल गुणा एन अपॉन 0.0591 बराबर लोग केसी, ठीक है। आप वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर लोग, अब लोग की वैल्यू नहीं तो इधर ले जाओगे तो क्या बदल जाएगा, वो एंटी लोग, ठीक है। अब गिब्स मुक्त ऊर्जा दो तरीके से पूछी जाती है, एक तो डेल आर जी डायरेक्ट पूछा जाता है, तब आप लिखते हैं -NF ई नॉट सेल, और ई नॉट सेल की वैल्यू ज्ञात करने के लिए आपको पता ही है ई कैथोड माइनस ई नॉट एनोड ज्ञात कर लेते हैं, तो यहाँ वैल्यू रखी जा सकती है। सेकंड आता है, आप नेंसर समीकरण का यूज करते हुए डेल आर जी की वैल्यू को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो डेल आर जी -2.303 RT log केसी। क्लियर है? बात समझ में आ गई होगी हर बच्चे को। अब आप में से कई बच्चे सोच रहे होंगे मैम हमें क्या पता चलेगा, यही तो रोना है,
कि क्वेश्चन पे कौन सा फॉर्मूला लगाना है। अगर आपको क्वेश्चन में फेराडे का मान जो कि पता होता है, इसका मान और इसका मान दिया है और गिब्स ऊर्जा पूछी तो यही फॉर्मूला लगाओगे। अगर आपको इसके अंदर R का मान, T का मान दिया है और साम्यावस्था स्थिरांक का मान दिया है तो आप ये फॉर्मूला लगाएंगे। आपको वहां पर चेक करना है कि कौन सी वैल्यू लिखी गई है क्वेश्चन में, वही तो फॉर्मूला लिखाएंगे। जैसे तुम पढ़ते हो तो तुम्हारी स्कूल में तुम्हें पता है कि 7 बजे पूनम मैम की केमिस्ट्री क्लास होनी है, तो पूनम मैम ही मिलेगी ना। अगर तुम 7 बजे तुम्हें बताया गया है कि केमिस्ट्री क्लास है और तुम्हें वहां तुम बायोलॉजी को ढूंढ रहे हो तो क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? क्या नहीं ना। बस वही स्थिति है। क्लियर है? बात समझ में आ गई? आ जाओ बेटा, अगला है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन यहाँ से भी न्यूमेरिकल डायरेक्ट आते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रख लें कि कैसे मतलब इनको करना है। ये तो 1 मार्क्स में आएगा, 1 मार्क्स में ही आएगा, यू डोंट वरी, 1 मार्क्स में ही पूछा जाएगा, 1 मार्क्स में ही पूछा जाएगा। ये क्लियर है? बात समझ में आई? तो सबसे पहले चालकत्व क्या होता है? चालकत्व क्या होता है बेटे? और चालकत्व या मोलर या विशिष्ट चालकता। ठीक है, इसे हम कप्पा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले प्रतिरोध R बराबर रो L अपॉन ए, R 1 अपॉन R 1 अपॉन रो L अपॉन ए। ध्यान कर लो, प्रतिरोध क्या होता है? R समानुपाती L अपॉन ए, R बराबर रो R बराबर R समानुपाती L अपॉन ए, R बराबर रो L अपॉन ए, 1 अपॉन R, दिस इज चालकता, 1 अपॉन रो, दिस इज विशिष्ट चालकता, L अपॉन ए सेल स्थिरांक। क्लियर है? बात समझ में आ गई? ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इनको इस तरह से पढ़ लिया तो आप जान जाओ कि बहुत इजी होने वाला है कॉन्सेप्ट। अब आपको क्वेश्चंस कैसे पूछता है? सेल स्थिरांक ज्ञात करो। ठीक है, सेल स्थिरांक यानी G स्टार L अपॉन ए। ठीक, अब सेल स्थिरांक के लिए आपको पता है कि आपके पास कप्पा बराबर क्या होता है भाई? G यानी कि 1 अपॉन R होता है, L अपॉन ए होता है। तो अगर आप इसको K इंटू R कर दें तो सेल स्थिरांक आ गया, हाँ या ना? सही। सेकंड आता है, आपको 2 अलग अलग सॉल्यूशन देकर उनकी सांद्रताएं अलग अलग करके 0.01 0.02 करके एक की K और R दे दिया, दूसरे का K और लैम्डा एम पूछ लिया। तो आप इस सॉल्यूशन से K और R का मान जो आपको दिया गया है, नॉन है ना, उससे आप क्या निकालेंगे? G स्टार निकालेंगे और इसका G स्टार से फिर कप्पा और कप्पा से फिर लैम्डा एम, क्योंकि लैम्डा एम का फॉर्मूला क्या होता है? लैम्डा एम बराबर कप्पा इंटू 1000 बट्टा सांद्रता। क्लियर है? बात समझ में आई? ये बहुत ज़्यादा यूनिक चीज़ है, ऐसा आपको कोई नहीं पढ़ा रहा होगा, कहीं पर भी कोई नहीं बता रहा होगा, लेकिन हम इन चीज़ों का महत्व समझ ही नहीं रहे। आप भले 2x पे करके देखो पर पढ़ो ज़रूर। चले आइए, अब आती है मोलर चालकता। तो मोलर चालकता हम सब जानते हैं, लैम्डा एम बराबर क्या होगा बेटा? कप्पा इंटू 1000 बट्टा सी। यहाँ से डायरेक्ट न्यूमेरिकल आता है।
डायरेक्ट न्यूमेरिकल पूछ जाता है। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं हर बच्चे को? डन 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 डन। आ जाओ बेटा, दिस इज अगेन एंड अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। कोलराउस नियम क्या है? कोलराउस नियम से आप क्या समझते हैं? कोलराउस नियम कुछ नहीं कहता, कोलराउस नियम से न्यूमेरिकल आएगा, है ना, सिंपली न्यूमेरिकल आएगा। और 101% बोर्ड एग्जाम जो है 2025 में छपा हुआ है प्रश्न हर साल आता है, कोई नई बात नहीं। लैम्डा एम बराबर अनंत तनुता पर लैम्डा धनायन लैम्डा ऋणायन। ठीक है, अब यहाँ पर v प्लस v माइनस, ये क्या है भाई? ये आयनों की संख्या है, संख्या। ठीक है, क्लियर है? अब अनुप्रयोग में हम क्या कर सकते हैं? अनुप्रयोग मतलब आपको दे दिया कि हमें CH3COOH जो है उसकी मोलर चालकता चाहिए। आपके पास NaCl है, आपके पास HCl है, आपके पास CH3COONA है। तो इन सब का यूज करके इसकी मोलर चालकता को सिंपली बेटा आपको इनके मान दिए हुए रहेंगे, क्वेश्चन में इनके मान दिए हुए रहेंगे। आपको क्या करना है? आपको बस इतना ही करना है कि ऐसे जोड़ना और घटाना कि लास्ट में ये बचे। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, ये तो फॉर एग्जाम्पल मैंने बताया है, ऐसे कोई भी क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। तो अगर आपके पास में ऐसा है तो आपको ध्यान में रखना है कि किसको जोड़ूं किसको घटाऊं। अगर मैं इसको और इसको जोड़ूं और इसको घटाऊं तो ये सब माइनस में आ जाएगा, दोनों तो कट जाएंगे, हाँ या ना? तो देखो ना, लैम्डा HCl प्लस लैम्डा CH3COONA माइनस लैम्डा NaCl लिख दिया कोई दिक्कत थोड़ी है देखो ना बेटा, इनको काटने पर यही तो बचता है, आप देख सकते हैं, सही है। इन सब की वैल्यूज को रखो, जो आंसर आएगा वो किसका आएगा? लैम्डा CH3COOH की सांद्रता आ जाएगी, मोलर चालकता आ जाएगी, हाँ या ना? जल्दी बताइए, फटाफट फटाफट। जल्दी बेटा, बात समझ में आई कि नहीं हर बच्चे को? कि यस मैम मेरा क्लियर है, डन। आ जाओ। ऐसे ही अब आपके पास फेराडे का प्रथम नियम। फेराडे क्या कहता है? फेराडे कुछ नहीं कहता। अगर आपके पास एक ही पात्र है, फेराडे का प्रथम नियम कहता है किसी भी पदार्थ की जो मात्रा होती है ना, निक्षेपित पदार्थ की जो मात्रा होती है वो उस पदार्थ में आवेश के समानुपाती होती है। W बराबर ZQ और Q बराबर हम सब जानते हैं I.T होता है। तो W बराबर Z.I.T। इससे भी न्यूमेरिकल आएगा बेटा, ध्यान कर लेना। ये थ्योरी में भी पूछा जा सकता है 2 नंबर के क्वेश्चन में, फेराडे का नियम क्या होता है, और ऐसे भी हो सकता है। द्वितीय नियम क्या कहता है? द्वितीय नियम बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। द्वितीय नियम केवल इतना कहता है कि आपके पास अगर निक्षेपित पदार्थ की मात्राएं 2 है तो वो समानुपाती होगी आपकी किसके भाई? तुल्यांकी भार के। तो आप इसे W1 बराबर ZE1 W2 बराबर ZE2, W1 W2 ZE1 बटा E2, दैट्स इट। क्लियर है? बात समझ में आई कि नहीं हर बच्चे को? जल्दी बताओ। तो ये गन शॉट जो बनाए जा रहे हैं आप लोगों के लिए, बेसिकली इसका पर्पस यही है कि तुम बच्चे इनको देखो, ये शॉर्ट नोट बनाओ, यानी कि एक एक चिट तैयार हो रही है कि आप अच्छे से इन टॉपिक्स को पढ़ो और कुछ मत पढ़ो। अगर तुमने इनको भी अच्छे से पढ़ लिया, इनके ही क्वेश्चन लगा लिए, तो मैं तुम्हें लिख कर दे रही हूँ बेटा, 95 मार्क्स लाने से तुम्हें कोई रोक नहीं सकता, कोई माई का लाल नहीं रोक सकता भाई। पर उसके लिए पढ़ना पड़ेगा, क्लास को लास्ट तक देखना पड़ेगा, पर हम देखते ही नहीं। देखो, लाइक करो, शेयर करो, इतना शेयर करो कि बच्चे बच्चे तक पहुंच जाए। जो रो रहा है इस वक्त कमरे के कोने में बैठकर कि मुझसे केमिस्ट्री नहीं हो रही है, वो बच्चा भी एक कॉन्फिडेंस में आ जाए
कि यस मैं 95 केमिस्ट्री में ला सकता हूँ। ओके, तो बच्चों इसी जोश और उत्साह के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। तब तक खुश रहो, मस्त रहो और ज़्यादा शेयर करो। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।